हेलो स्टूडेंट्स, जिसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे एसएसटी, उसी एसएसटी को लेकर हम हाजिर हैं। एसएसटी का एक पार्ट अर्थशास्त्र। आज हम लोग अर्थशास्त्र के सारे उन पॉइंट्स को समझेंगे, उन टेक्निकल शब्द को समझेंगे, उन शब्दावली को समझेंगे जिसके वजह से हमें अर्थशास्त्र कम समझ में आता है। आज अर्थशास्त्र के इन शब्दावली को समझकर आप खुद से भी प्रयास करेंगे अर्थशास्त्र समझने का, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में इसके इतिहास को देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो एसएसटी में है यह आया कहाँ से, कैसे आया, अब तक यहाँ चलकर जो आया वो कैसे आया। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके। अर्थशास्त्र, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। इसका जो अंग्रेजी है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक्चुअली में ग्रीक शब्द जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है आइकोस और नोमोस, इस दोनों से मिलकर बना है। आइकोस का मतलब होता है घर, गृहस्थी, परिवार, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, नियम, ये सारा चीज। मतलब ये हुआ कि घर, गृहस्थी, परिवार के लिए प्रबंधन, इंतजाम, ये सब करना, यानी हाउस होल्ड सामग्रियों का इंतजाम करना। लेकिन ये किसी ज़माने में एक घर तक सीमित था। आज के ज़माने में ये घर तक सीमित नहीं है। आज इकोनॉमिक्स में हम लोग समाज के लिए, यहाँ तक कि एक देश के लिए सारा इंतजाम बात कैसे हो रहा है, इस बात को पढ़ते हैं। किस तरह से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, किस तरह से हमारे देश का चक्का, यहाँ जितना जो खर्च है वो किन पटरियों पे होके चल रहा है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। कुछ और बातें हैं, मैंने एक और सोर्स से पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में कि मिस्र की महिलाएं, ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, हालांकि किसी किताब में ही लिखा हुआ था। मिस्र की महिलाएं पहले घरेलू खर्च को चलाने के लिए एक डायरी लिखती थी और उस डायरी का नाम था इकाईनोमी। कुछ किताब ये लिखता है कि उस डायरी से घर का खर्च चलाने के लिए, बात वहाँ भी आ रही है प्रबंधन की, रुपए पैसे के इंतज़ाम की, तो घर का खर्च चलाने के लिए एक डायरी लिखा करती थी और उससे आया है इकाईनोमी से, यानी उस डायरी जिसे वो इकाईनोमी बोलती थी उसी से आया है इकोनॉमिक्स। लेकिन मुझे भी ये फेक लगता है। जिस ज़माने की बात है उस ज़माने में महिलाएं डायरी लिखें और वहाँ से फिर इकोनॉमिक्स आए, हो भी सकता है, लेकिन आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट। तो बात ये कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, ये सब बात हो गई। बोर्ड पे आप एक शब्द लिखा हुआ देख रहे हैं, दी वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 ईस्वी में दी वेल्थ ऑफ नेशन नाम करके किताब लिखे थे एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने हमें इकोनॉमिक्स के साइंस को समझाया। एडम स्मिथ ने हमें बताया कि ये एक अलग से सब्जेक्ट हो सकता है। एज अ सब्जेक्ट हमें इसके बारे में बहुत क्लियर बताया। इसलिए हम लोग एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स, वैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपको जानना ज़रूरी है, एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया और उनकी जो किताब थी दी वेल्थ ऑफ नेशन वो आई थी 1776 ईस्वी में। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। दूसरी बात कि अब बात हुई कि ये अर्थ व्यवस्था एडम स्मिथ की बातों में समझें तो एडम स्मिथ डायरेक्ट ये कहते हैं धन की व्यवस्था अर्थव्यवस्था है। कैसे चलेंगे हम लोग आगे देखेंगे। अब धन के या अर्थ की व्यवस्था के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो पूरी दुनिया को हम लोग 3 सेक्शन में बांटते हैं। पूरी दुनिया के देशों को 3 सेक्शन में बांटते हैं। उनमें से एक सेक्शन है विकसित देश का, यानी डेवलप्ड कंट्री का। कुछ दिन पहले तक जब तक वर्ल्ड बैंक ने इसके तरफ कदम नहीं उठाया था तब तक हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज को एडवांस कंट्री कहा करते थे। लेकिन अब एडवांस कंट्री नहीं कह के उसे हम लोग डेवलप कंट्री कहते हैं, विकसित देश।
किसी ज़माने में ना हमारे पास जो बुनियादी ज़रूरत थी, फंडामेंटल नीड्स जो थी, वो 3 हुआ करती थी: रोटी, कपड़ा, मकान। कई फिल्म आई हैं, एक फिल्म तो डायरेक्ट रोटी, कपड़ा और मकान पे बनी हुई है, वो जो ये दिखाती है कि ये बुनियादी ज़रूरत थी इंसान की। तो हम लोग इतना ही सोचते थे कि रोटी, कपड़ा, मकान, अगर एक इंसान को ये तीनों चीज़ अवेलेबल है तो वो सुखी है। लेकिन अब जब हम लोग अर्थशास्त्र की तरफ बढ़े तब हमें लगा कि नहीं, हमारी ज़रूरत में तो स्वास्थ्य भी शामिल है, हमारी ज़रूरत में शिक्षा भी शामिल है, हमारी ज़रूरत में रोज़गार भी शामिल है। तो ये सारा चीज़ कौन कौन देश किस मात्रा में अपने निवासियों को उपलब्ध करा रहा है, उस आधार पर हम लोग पूरी दुनिया को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है उसमें से विकसित देश। अब क्लियर हो गया होगा कि ये वो देश हैं जहां लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, मतलब वो तकनीक के दृष्टि से हो, शिक्षा के दृष्टि से हो, रोजगार की दृष्टि से हो, यानी कि जितने भी बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों तक, लोगों को मिलने वाली, वो सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं वहाँ के लोगों को। उनका आय स्तर काफ़ी अच्छा है और वहाँ गरीबी, बेरोजगारी ये सब बहुत कम है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप पहले ही देख लिए कि ये लोग सारे चीज़ों में बहुत विकसित हैं। और इन देशों की श्रेणी में आप समझ गए होंगे कौन कौन सा देश आता होगा। पूरी दुनिया में अभी भी उसका एक छत्र राज है, जैसे अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ये सारा चीज़। हो भी क्यों नहीं, साम्राज्यवाद के ज़माने में तो ये लोग हम लोगों पे बहुत अच्छी तरह से हुकूमत किया और हमारे सारे धन का दोहन करके यहाँ से लेके चला गया, खासकर वो ब्रिटेन वाला। खैर ये तो पुरानी बात थी, अब हम लोग को इसका रोना नहीं रोना चाहिए अभी। अब हम लोग देखते हैं विकासशील देश, जिसमें हमारा देश भारत भी है। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो ही गया होगा विकासशील देश के बारे में कि विकसित देश जिन जिन चीज़ों को दे रहा है, विकासशील देश उन चीज़ों को मुहैया कराने की कोशिश तो कर रहा है, उन चीज़ों में तरक्की तो कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया है। क्लियर है, इतनी सी बात है विकासशील देश के लिए। जैसे हमने बोर्ड पे लिख रखा है कि ये देश विकास की प्रक्रिया में है, अंडर प्रोसेस है ये डेवलपमेंट। यहाँ उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी। ये सब ऐसे देशों की मुख्य समस्याएं होती हैं। आप अपने क्लासेज में बल्कि मुझे तो लगता है कि बचपन के क्लास में भी आप कई लेख लिखे होंगे गरीबी पे, बेरोजगारी पे, जनसंख्या वृद्धि पे। तो ये विकासशील देशों की जो है ना बहुत बड़ी समस्याएं हैं। भारत, अक्सर पूछा जाता है कि भारत कैसा देश है, आपको लगा क्या ना है विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा का सारा विकासशील देश में शामिल है। नेपाल के बारे में दो राय है। कुछ रिपोर्ट नेपाल को अविकसित देश यानी कि गरीब देशों की सूची में रखता है, तो कुछ रिपोर्ट जो है इसे विकासशील देश की सूची में रखता है। हमने इसे विकासशील देश की सूची में अभी लिख लिया है, पड़ोसी है, थोड़ा सा लिहाज रखना बनता है। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, गरीबी से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित, है ना। उसके बाद है विकसित देश या पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला, अविकसित देश, जिसे आप पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कि आप भली भांति लिख लोगे। जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं वहाँ के हर नागरिक तक या तो नहीं पहुँचा है या बहुत सारा नागरिक वहाँ उन सुविधाओं से दूर है। सूडान, सोमालिया, नाइजर, यमन, अफ़गानिस्तान, ये सारा का सारा बहुत गरीब देशों की सूची में है। वहाँ आम पब्लिक को बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। हम, वैसे तो बहुत पुरानी बात है, एक बार मैंने एक पेपर में देखा था कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा ऐसे औंधे मुंह गिरा हुआ है और चारों तरफ जो है गिद्ध वगैरह लगा हुआ है। गिद्ध इस इंतज़ार में है कि वो बच्चा कब मर जाए और हम उसे खा जाए।
एक फोटोग्राफर ने उसे शूट किया और ये शायद सूडान की बात थी। यानी कि इतना ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे। उस फोटोग्राफर को तो फोटोग्राफी में अच्छा करने के लिए जो अवार्ड मिलता है वो तो मिल गया, लेकिन जब उस फोटोग्राफर ने खुद की खींची हुई फ़ोटो को देखा और उसकी इंसानियत जागी, वो फ़ोटो खींचने के बजाय उस बच्चे का हेल्प भी कर सकता था, ये सब सोचने लगा, तो फिर वो सुसाइड कर लिया। ये सब पुरानी बात है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा गरीब देश सब भी है। हमारे यहाँ भी गरीबी की बहुत सारी ऐसी मिसालें आए दिन आती जाती रहती हैं। तो आप अर्थव्यवस्था के आधार पर देख लिए कि हम लोग देश को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। डेवलप्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश। अच्छा, वर्ल्ड बैंक से, यानी वर्ल्ड बैंक जब इस पे एक्शन लिया उससे पहले तो हम लोग उसे बैकवर्ड अर्थव्यवस्था कहते थे, बैकवर्ड इकोनॉमिक्स कहते थे डेवलपिंग कंट्रीज को। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये शब्द अच्छा नहीं है, अब उसे हटा के कर दिया गया विकासशील देश। तो ये सारी बातें टेक्निकल शब्द जो हैं वो आप कोशिश कीजिए कि हम समझें। ये सब लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इससे आगे की बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की संरचना पे। अर्थव्यवस्था की संरचना को अगर आप देखेंगे, यानी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा क्षेत्र मदद करता है, तो हम लोग उसे 3 ग्रुप में बांटे हैं। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। इस बात को आप तीनों को एक साथ कुछ ऐसे समझ सकते हैं। सपोज कर लो किसान गेहूँ उपजा रहा है, उस गेहूँ को आप आटा चक्की के पास ले गए, वो गेहूँ को आटा में बना दिया, वो आटा फिर चला गया एक दुकान में बिकने के लिए। तो यहाँ पे ये 3 अलग अलग क्षेत्र है। किसान जो गेहूँ उपजाया, प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये है कि जो हम प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं कच्चा माल के रूप में, उसमें तमाम तरह की कृषि में जैसे पशुपालन है, खेती बाड़ी है, मत्स्य पालन है, ये सारा का सारा, या कि फिर वन से प्राप्त उत्पाद लकड़ी वगैरह, या कि फिर खनन से प्राप्त जैसे धात वगैरह, ये सारा का सारा, ये सब आता है जिसे आप प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, वह है आपका प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड है द्वितीय क्षेत्र। अब आपको मैंने बताया था कि आपने गेहूं उपजाया या किसान ने गेहूं उपजाया, उपजा के फिर ले गया आटे मिल पे, वहां पे उसे आटा बनाना है। तो वो जो मिल है वो एक उद्योग धंधा है, यानी कि जो वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पे आधारित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्कृत यानी प्रोसेसिंग करके एक नया उत्पाद बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को कौन सी क्षेत्र कहते हैं? उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें आप कारखाने, कपड़ा मिल, उद्योग, जो भी चीज़ है वो सारा का सारा शामिल है आपको द्वितीय क्षेत्र में। अब है तृतीय क्षेत्र। बात से स्पष्ट है कि आटा मिल का काम हो गया, किसान अपना काम कर लिया, अब वो दुकान में जा रहा है बिकने के लिए। वो दुकानदार जो है ना, यानी कि वो जो दुकान है, वो मॉल है, या कि फिर कोई भी ऑनलाइन सेल हो रहा है, ये मदद कर रहा है द्वितीय क्षेत्र को भी और प्राथमिक क्षेत्र को भी। किसान को भी मदद कर रहा है अभी, यानी कि किसान के सामान को बेच रहा है ना, वो उस द्वितीय क्षेत्र वाले को भी मदद कर रहा है। मतलब वो एक तरह का सेवा दे रहा है इस दोनों को। इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को मदद करता है, सहयोग करता है, चलाने में सहायता करता है। इसे हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने लिख रखा है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ले रखा है, परिवहन, यानी परिवहन के जो भी साधन हैं, चाहे वो रेलवे हो, बस वगैरह हो, ये सारा का सारा। संचार है, संचार के जो भी साधन हैं,
जैसे मोबाइल है, टेलीफोन वगैरह है, शिक्षा है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेज जैसे अभी, ये सारा का सारा जो है ना आता है आपको तृतीय क्षेत्र में। तो ये बात रही, हम लोग पढ़े के अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पे हम लोग कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, यानी कि क्षेत्र को, उत्पादन के क्षेत्र को। आज एक छोटा सा क्लास लिए हैं, केवल ये इंट्रो क्लास था। कल से हम लोग इस बुक में इन करेंगे और कल से हम लोग देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था का प्रकार वगैरह देखेंगे, मुद्रा प्रणाली वगैरह को समझेंगे, उसके बाद आर्थिक नियोजन, इन सब चीज़ों को समझेंगे। अगले क्लास का आप वेट कीजिए, अगले क्लास आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, इसमें कंजूसी नहीं करें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।